हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आइस। परफेक्शन आइस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीएससी 66 मुख्य परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। और इस करंट अफेयर्स की बुकलेट को अपने घर पर मंगवाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर अपने पोस्टल एड्रेस को सेंड करें, हमारी टीम से कांटेक्ट करें और कुछ ही समय में आपको ये बुकलेट आपके घर पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। परफेक्शन आईएएस 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से टेस्ट सीरीज़ को कंडक्ट करवा रहे हैं। उससे जुड़ने के लिए, उस पर एनरोल होने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो, जहाँ पर हम मुख्यतः सोशल और इकोनॉमिक इंडेक्सेस यानी कि सामाजिक और आर्थिक सूचकांक बीपीएससी जीएस पेपर 1 में हर बार एक क्वेश्चन खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर तो पूछा ही जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार इनमें से किसी एक इंडेक्स पे, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या फिर इकोनॉमिक इंडेक्स हो, डेमोग्राफिक इंडेक्स हो, इस तरह की चीज़ों पर कोई एक सवाल प्रश्न आने की संभावना, प्रबल संभावना है। तो पहला जो है वो मानव विकास सूचकांक 2020, जिसे यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो पब्लिश करती है। बेसिकली किसी भी देश में सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर उसकी उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है, और उसमें 3 मुख्य जो है वो क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें होता है कि जीवन की प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। हालांकि इस वर्ष पहली बार एक नया मानदंड जो है वो शामिल करने की बात कही गई थी, जिसे कहा गया था कि जीवाश्म ईंधन, धातुओं एवं अन्य संसाधनों की मात्रा का उपयोग करके प्रति व्यक्ति जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसे भी लेंगे, और उसे हम कहेंगे PHDI यानी कि प्लानिटरी दबाव संयोजित यानी कि ग्रहीय दबाव संयोजित HDI, जिसे हम PHDI कहेंगे। लेकिन उसकी जो गणना है वो आने वाले अगले वर्ष से उसको इंक्लूड की जाएगी एज अ चौथे मापदंड के रूप में। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो भारत का प्रदर्शन जो है 189 देशों के में भारत 2 पायदान खिसक कर 131वें स्थान पर आ गया, यानी कि 189 में से 131वें स्थान पर हम हैं, जो कि पहले भी हम एक्चुअली 129वें स्थान पर थे, लेकिन 2 पायदान और नीचे खिसक कर आ गए हैं। बट यदि इस PHDI यानी कि प्लानिटरी बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि PHDI को अगर इंक्लूड किया जाए तो प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन में कमी होने के कारण भारत की जो रैंक में कम से कम 8 पदों का जो है इजाफा हो सकता है। इसी प्रकार से जिसने टॉप किया है, जैसे नॉर्वे जैसे देश जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पर है, उसमें यदि PHDI को इंक्लूड किया जाए तो 15 के स्थान के तक नीचे गिर सकते हैं। जो अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इस सब के देश जो 50-50, 40-40, 75 स्थान तक नीचे आ सकते हैं, यदि अगर उसमें पर कैपिटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन को जब अगर उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो चीन अपनी वर्तमान रैंकिंग 85 से 16वें पायदान तक नीचे आ जाएगा यदि इसमें हम PHDI यानी, क्योंकि ये सारे जो देश हैं वो बहुत बड़े मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। महामारी का प्रभाव भी देखने मिला है। हालांकि इस वर्ष की रिपोर्ट केवल 2019 में शामिल किया गया है, इसलिए कोविड के प्रभाव से इस रिपोर्ट पर कोई गिरावट नहीं दर्ज की जाएगी, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर इसका देखा जाएगा। दूसरा रिपोर्ट है विश्व बैंक की जो विकास रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि विश्व बैंक प्रकाशित करती है, जिसमें मुख्यतः GVC यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के जो ग्लोबल वैल्यू चेन, सप्लाई चेन डेवलपमेंट में जो बहुत सारे देश हैं उनका कितना योगदान है वैश्विक रूप पर व्यापार के लिए, जो कि आगे चलकर विकास की राह में उत्सर्जन करें। तो विश्व विकास रिपोर्ट का जो मुख्य निर्देश है कि वो उन देशों को जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला के अभिन्न अंग बन चुके हैं, निर्धनता में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करने की है, और ये निर्धनता यानी कि उनमें जो गरीबी की गिरावट दर्ज की है, खास करके बांग्लादेश हो, चीन हो या वियतनाम हो। 1990 के दशक से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में तेज वृद्धि हुई थी, परंतु 2008 के जो वैश्विक संकट आने के बाद जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी रफ्तार जो है वो धीमी हुई थी। श्रम गहन हो, व्यापार आधारित विकास के लिए जो चुनौतियाँ इसमें दी गई हैं, जैसे कि श्रम की बचत करने वाले तकनीकी का आगमन हो चुका है, जिससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इस तरह की चीज़ों से जो लेबर्स की संख्या है, श्रमिकों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, और उन पर काम रोज़गार भी, बेरोज़गारी की संख्या बढ़ रही है, खास करके जिसमें उनका कौशल विकास नहीं हो पा रहा है। बड़े देशों के बीच में व्यापार का संघर्ष भी एक कारण है कि श्रम गहन और
व्यापार आधारित विकास की चुनौतियों के रूप में। विकास मूल्य श्रृंखला रोजगार व जीवन के स्तर पर वृद्धि कर निर्धारण भी लाती है, खासकर कि जो हाइपर स्पेशलाइजेशन से कहते हैं कि अत्यधिक विशेषता वाले देश में काफ़ी देखा गया है कि वृद्धि हो रही है। फर्मों के संबंध में स्थायित्व तकनीक के बेहतर प्रसार तथा श्रृंखला के अंतर्गत पूंजी व अवगतों तक पहुंचाना भी संभव बना है। महिला की रोजगार में वृद्धि हुई है और अमूमन वैश्विक व्यापार में भी वृद्धि दर्ज कराई गई है, जिसमें कुल व्यापार का 65% उन श्रेणी में हुआ है जो 1992 में अस्तित्व में थे ही नहीं। नवोन्मेष में नई वस्तुओं व सेवा के व्यापार किए जाने में बढ़ावा मिला है। अब भारत के संबंध में क्या है, चूँकि विभिन्न देश जो है वो विभिन्न तरीक़ों से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भाग लेते हैं, भारत की इस श्रृंखला में अपनी भागीदारी है। अमेरिका के साथ साथ उन सेवा का उत्पादन कर रहा है जिनका व्यापार निर्मित वस्तुओं को लगातार बढ़ रहा है, और खासकर कि भारत उन राष्ट्रों की सूची में आता है जो सीमित विनिर्माण से आगे बढ़कर अब हम वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक उन्नत विनिर्माणिकी इन्फ्लुएंशियल कंट्री के रूप में आगे बढ़ चुके हैं। भारत में वैश्विक मूल्य श्रृंखला का विस्तार सेवाओं में दिखा है, खासकर सेवा क्षेत्र जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें सेवा में भी आईटी सर्विस, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो सॉफ्टवेयर सर्विस आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में भारत में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत, इंडोनेशिया व नाइजीरिया में 99% फर्मों में मजदूरों की संख्या जो है वो 10 से भी कम देखने मिली, तो ये भी एक चिंता का विषय बन चुका है। चलिए देखते हैं कि वैश्विक प्रजातांत्रिक सूचकांक क्या क्या है। तो इस संदर्भ क्या है कि रैंकिंग में इसमें जो है वो कमी आई है, खासकर कि जो 2019 में प्रजातंत्र भारत में जो 10वें पायदान में नीचे आकर अब हम जो है पहले 41वें नंबर पर थे, अब 91वें नंबर पर आ गए। इससे बहुत सारे कारण दिए गए हैं, जैसे कि जो वेस्ट का मीडिया है, पश्चिमी मीडिया जो है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है, और उस प्रोपेगेंडा के तहत ही वो हमेशा से ही जो एशियाई देश हैं उनके खिलाफ एक संकीर्ण मानसिकता से चलते हैं, और इस तरह से जो सो कॉल्ड वेस्ट के जो अपने आप को लोकतंत्र और प्लुरलिस्टिक सोसाइटी का, बहुपक्षीय सोसाइटी का जो अपने आप को करता धरता मानते हैं, वो कहीं ना कहीं एशियाई देशों के साथ और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देशों के साथ जो है वो इस तरह का भेदभाव, वैचारिक भेदभाव सदाई करते आए हैं। और जो हमारे इन देश के आंतरिक मुद्दे हों, जैसे कि 370 का एक्ट हो, CAA हो, NRC हो, इस तरह के एक्ट को लेकर, भारत के आंतरिक मामलों को लेकर एक गलत छवि जो एक वेस्टेड एजेंडा के तहत काम करते हैं, उस एजेंडा के तहत जो है ना इनमें वैक्सीन डिप्लोमेसी का उपयोग किया गया है, ना मेडिकल टूरिज़्म का, ना जिस तरह से हमने ग्लोबल असिस्टेंस किया है, इन सारी चीज़ों का इंक्लूजन ना करके केवल एक नेगेटिव इमेज बनाने के रूप में भी इसे देखा जाता है। खास करके ये जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश के द्वारा चले गए NGO हैं, वो देशी एशियाई सरकारों के पर किस तरह से दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करने चाहती हैं, इसका एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जाता है। तो ये जो सूचकांक है विशुद्धता 2006 में शुरू किया गया था, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि द इकोनॉमिस्ट पत्रिका का एक सहयोगी कंपनी है, इसके कुछ प्रमुख सूचकांक होते हैं, जैसे कि नागरिक स्वतंत्रता यानी कि सिविल लिबर्टीज़, चुनावी प्रक्रिया में बहुलवाद, सरकार की जो कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक संस्कृति यानी कि जो सांस्कृतिक परंपरा है, कल्चर है, वो क्या है देश में। तो ऊपर वर्णित जो श्रेणी में से 60 में से जो अलग अलग श्रेणियाँ, उसमें से 0 से लेकर 10 तक अलग अलग देशों को उसमें रैंकिंग दी जाती है, मार्किंग दी जाती है। उसी हिसाब से जो सबसे ज़्यादा रंग आते हैं उसे पूर्ण प्रजातंत्र, कम वाले को दोषपूर्ण, फिर हाइब्रिड शासन, अधिनायकवादी शासन, इस तरह के जो कैटेगराइज किया जाता है। अब ये देखा गया है कि वैश्विक स्तर पर ही इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। जो पूरे विश्व का एक स्कोर था 5.48, वो गिरकर हो चुका है 5.44। कारण ये कहा गया है कि लैटिन अमेरिका, यूरोप, सहारा अफ्रीका में तीव्र प्रतिगमन से फैला वैश्विक औसत स्कोर बनाने में वाली 5 श्रेणी में 4 में से हाश हुआ है। यमन की लड़ाई, गल्फ क्राइसिस और बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं इजराइल पैलेस्टाइन इशू, इस तरह की चीज़ों का उपयोग करके वैश्विक रूप पर जो है लोकतंत्र कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हनन हुआ है। 54 अधिनायकवादी शासनास्त्रों एवं अनेक पूर्ण दोषपूर्ण प्रजातंत्रों की तुलना में पूर्ण प्रजातंत्रों एवं अनेकों दोषपूर्ण प्रजातंत्रों की तुलना में पूर्ण प्रजातंत्रों की संख्या जो है मात्र 33 ही है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। 68 देशों के कुल स्कोर में 2018 की तुलना में कमी आई है। थाईलैंड ने मार्च में 2019 में हुए चुनावों में, जो कि मई 2014 में सैन्य तख्तापलट के बाद पहली संपन्न चुनाव हुए थे, की वजह से अपने स्कोर में बड़ा इजाफा दर्ज किया है। भारत का प्रदर्शन क्या है, तो भारत के स्कोर में गिरावट है। इनके प्रमुख कारण हमने बता दिए हैं। भारत को जो है वो दोषपूर्ण प्रजातंत्र की श्रेणी में रखा गया है
और भारत के आंतरिक मामलों पर इसे उछालकर कहीं ना कहीं इसके कारण को देखकर, इससे होने वाले विरोधों को देखकर इसको इस तरह के रैंकिंग में कमी देखने मिली है, जो कि जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा हो, नागरिकता संशोधन CAA हो, NRC हो, इन आदि मुद्दों को लेकर किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 7.96 स्कोर के साथ जो पूर्ण लोकतंत्र के निर्धारित स्कोर से थोड़ा ही नीचे है, दोषपूर्ण प्रजातंत्र की श्रेणी में आता है, जिसमें भारत भी है। तो कहीं ना कहीं USA का भी स्कोर जो है वो एक कॉमनवेल्थ और एक कह सकते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट के तहत नीचे किया गया है, लेकिन ये एक उचित निर्णय नहीं है। खासकर कि जो वेस्ट यूरोप है, कहीं ना कहीं वो इसके अपने हिसाब से मनमानी करने के लिए अमेरिका और एशियाई देशों पर दबाव बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश को भी दोषपूर्ण प्रजातंत्र में रखा गया है। पाकिस्तान तो हाइब्रिड प्रजातंत्र में है। चीन और उत्तरी कोरिया जो है स्कोर उसका काफ़ी निम्न है। नॉर्वे को सबसे अधिकतम स्कोर मिला है। आइसलैंड, स्वीडन इसको आगे फॉलो करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप इसके बुकलेट को ज़रूर मंगाएं और इसे फॉलो करें और BPSC मुख्य परीक्षा में कहीं ना कहीं इसका लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद।